हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, और यहाँ पर मैंने किताब भी लगा रखी है ताकि आप लोग भ्रमित ना हो। ये पुरानी वाली किताब है, सिर्फ क्लास 3rd की जो नई वाली बुक है उसके मैंने नोट्स बनाए हैं। बाकी आपके एग्जाम के लिए क्लास 4th और 5th की पुरानी वाली किताबें महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये 18वां वीडियो है, 17 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में 11 लेसन तक कंप्लीट हो गया था। ये क्लास 5th की बुक में इतने लेसन हैं, कुल 22 लेसन हैं। 11 लेसन तक मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, जिसका नाम था सुनीता अंतरिक्ष में। वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने 3 लेसन कंप्लीट पढ़ाए हैं। एक वीडियो में 2-2, 3-3 लेसन में पढ़ा रही हूँ ताकि जल्दी से इसे कवर करके फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूं। आज पढ़ेंगे पाठ 12 खत्म हो जाए तो, बसेरा ऊंचाई पर और जब धरती कांपी। जल्दी जल्दी से ये सभी लेसन मैं कंप्लीट करवा के फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर आऊंगी। तो चलिए पाठ 12 है, खत्म हो जाए तो किसकी बात हो रही है खत्म होने की? तो यहाँ पर बात हो रही है, सबसे पहले पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है कि खोज की विधि क्या है। वैज्ञानिक जमीन के अंदर गहराई में तेल का पता लगाने के लिए विशेष तरीकों और मशीनों का उपयोग करते हैं। तो वैज्ञानिकों के पास विशेष तरीके की मशीनें होती हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि इस जमीन की गहराई में तेल है, यानी पेट्रोलियम है। आगे बढ़ते हैं। तेल निकाला कैसे जाता है? ये तो पता चल गया कि भाई जमीन के नीचे तेल है, लेकिन इसे कैसे निकाला जाता है? तो जमीन में गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल को ऊपर खींचा जाता है। प्राकृतिक रूप इसका कैसा होता है? जब ये निकाला जाता है तो निकाला गया कच्चा तेल गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपने देखे हों तो आप लोगों को याद होगा कि 2018 में शायद ये प्रश्न पूछा गया था कि जो पेट्रोलियम होता है उसका सही अभिरूप क्या है? तो गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार तरल। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसे ही हम कहते हैं पेट्रोलियम। फिर इसकी सफाई की जाती है, यानी रिफाइनिंग होता है ये। तो पेट्रोलियम में कई चीजें मिली होती हैं, इन्हें अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। अब जो पेट्रोलियम प्राप्त होता है उसमें कई चीजें होती हैं, फिर इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है इसको साफ करने के लिए, और इसमें जो अन्य चीजें हैं उनको अलग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है, एक प्रश्न मिल सकता है आपको। सह उत्पाद इसके क्या हैं? पेट्रोलियम से कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, ग्रीस, कोल तार प्राप्त होते हैं। तो ये प्रश्न आपको मिला होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपने देखे हैं। मैंने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई समय पहले पढ़ाए थे, यानी काफी समय पहले पढ़ाए थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, तो आपको ये सभी याद रखने हैं। पेट्रोलियम से कैरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, ग्रीस, कोल तार, ये सभी प्राप्त होते हैं। ग्रीस भी प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि पेट्रोलियम से सीएनजी प्राप्त नहीं होती, तो ये आपको याद रखना है। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य नाम इसके क्या हैं? तो पेट्रोलियम के अत्यधिक महत्व और मूल्य के कारण इसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो इसके अन्य नाम यदि पूछ लिया जाए कि किसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहते हैं, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्योंकि इसका अत्यधिक महत्व है और इसका मूल्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में तेल के भंडार भी आपको पता होने चाहिए। तो प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? भारत में तेल भंडार मुख्य रूप से असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों में स्थित हैं। पहला तेल भंडार, तो देश का पहला तेल भंडार असम के डिगबोई शहर के पास खोजा गया था। जो पहला तेल का कुआं खोजा गया तो वह असम राज्य के डिगबोई शहर के पास खोजा गया था। तो ये आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर ये मैं चित्र लेकर आई हूँ, इसमें आपको प्रमुख कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादक राज्य देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये राजस्थान। तो राजस्थान में बाड़मेर बेसिन में मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या ये हैं तेल की ये उत्पादक, यानी कि उत्पादक क्षेत्र हैं ये तेल के। तो भारत का सबसे बड़ा ऑन शोर उत्पादक राज्य है राजस्थान। आगे आप यहाँ देखेंगे गुजरात। तो गुजरात में कैम्बे बेसिन, अंकलेश्वर महत्वपूर्ण ऑन शोर उत्पादन। महाराष्ट्र में मुंबई हाई सबसे बड़ा ऑफशोर उत्पादक है राष्ट्रीय। और यहाँ पर आप देखेंगे असम। तो असम में डिगबोई भारत में सबसे पुराना क्षेत्र है ये, और नाहरकटिया, मोरन, हुग्रीजन ऐतिहासिक और सक्रिय उत्पादन होता है यहाँ पर। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के पास यहाँ आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन में उभरते तेल और गैस क्षेत्र हैं। तो ये आप याद रखिए, ये चित्र जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये मैं लेकर आई हूँ। इसमें आपको कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादक राज्य दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 12 में आपको इतना ही पढ़ना है। एक बात और ध्यान रखिए, शॉर्ट नोट्स का मतलब ही यही होता है कि आपको फालतू का ना पढ़ाकर सिर्फ जो मुख्य चीज है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सिर्फ वही पढ़ाई जाए। तो इसीलिए ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो ईवीएस में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने पढ़ाया है और कई लोगों के सकारात्मक कमेंट मुझे मिले हैं, पॉजिटिव कमेंट उन लोगों ने दिए हैं कि हाँ, आपके जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाए थे उनसे उनका पेपर जो है ईवीएस में उन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त कर पाए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये नोट्स भी मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगी। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। जैसे ही ये कंप्लीट होगा पूरा नोट्स मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, लेकिन समय से उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़े समय बाद मैं उसे फिर हटा भी दूंगी। ये आपके ऊपर है, तभी तो मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। और कुछ समय बाद ये वीडियो भी नहीं मिलेंगी आपको मेरे चैनल पर। तो चलिए, पाठ 13 है बसेरा ऊंचाई पर। तो लद्दाख जो है इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह इलाका सूखा और समतल और ठंडा है। तो आप ये कहेंगे कि ठंडा रेगिस्तान, तो हाँ भाई, ठंडा रेगिस्तान। रेगिस्तान गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है। लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ इलाका सूखा है, समतल है और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, लेकिन ठंड बहुत है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही दिखते हैं और चारों तरफ सूखा ठंडा मैदान दिखाई देता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया है, लद्दाख में स्वागत को जूले कहा जाता है। तो इतने महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। अब इसी में आपको पढ़ना था चांगथांग इलाके के बारे में। तो चांगथांग इलाका लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना सुनसान और पथरीला इलाका है, और ये लद्दाख क्षेत्र में ही है। तो ये आपको याद रखना है, चांगथांग इलाका ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, सुनसान है, पथरीला है। ऊंचाई पर होने के कारण इस इलाके में सांस लेने में कठिनाई होती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का अर्थ है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसीलिए पर्वतारोही भी अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो ऊंचाई पर ये इलाका है, इसलिए यहाँ पर सांस लेने में कठिनाई होती है। और जो चांगपा है, चांगपा कौन है? अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि चांगपा कौन है भाई। तो चांगपा जो है जनजाति है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का अर्थ है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। अब भाई चांगपा के बारे में जान लीजिए। तो चांगपा जो है घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह नहीं रहते। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। जो जानवर ये पालते हैं उन्हीं जानवरों से ये अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन। तो चांगपा जो है घुमंतु लोग हैं, एक जगह पर नहीं रहते। इनके झुंड में भेड़ बकरियां होती हैं और पहाड़ों में ये हरे मैदान को खोजते रहते हैं। जहां भी हरा मैदान इन्हें दिख जाता है वहीं पर ये बस जाते हैं कुछ समय के लिए। ये अपने साथ जानवर भी पालते हैं और इन जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान भी मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन।
चांगपा अपनी सबसे बड़ी पूंजी भेड़ बकरियों को ही मानते हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ऊंचा परिवार का स्तर माना जाता है। यानी ये स्तर का अनुमान भेड़ बकरियों से ही लगाते हैं। जिसके पास जितनी अधिक भेड़ बकरियां होती हैं उसका स्तर उतना ही ऊंचा माना जाता है। तो इनकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? भेड़ और बकरियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेबो क्या है? तो चांगपा अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। अब ये जहां रहते हैं, घुमंतु लोग हैं, तो रहने के लिए टेंट लगाते हैं, तो ये इस टेंट को रेबो कहते हैं। टेंट तिकोने आकार का होता है। टेंट बनाने के लिए चांगपा याक के बालों से बुनाई करके पट्टियां बनाते हैं। तो चांगपा जो है टेंट बनाने के लिए याक के बालों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं बालों से बुनाई करके पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ दिया जाता है। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी होती हैं। तो जो याक होते हैं उनके बालों का प्रयोग करते हैं, उनसे बुनते हैं ये पट्टियां, और पट्टियां बुनने के बाद इन्हें आपस में सिलकर जोड़ दिया जाता है और इन्हीं से बनाते हैं अपना टेंट। क्योंकि ये गर्म होता है, अंदर जब ये लोग रहते हैं टेंट के तो इन्हें सर्दी नहीं लगती। इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों के रखने की जगह होती है, जिसे लेखा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा लेसन है, आपको चित्र भी दिखाते हैं। ये रहा, इस तरीके से इनके टेंट होते हैं। और ये जो है भेड़ बकरियां आप देख सकते हैं, टेंट के पास ही जगह होती है और इस जगह को कहा जाता है लेखा। यहाँ आप देख सकते हैं नदी भी आप देख रहे होंगे, तो ये देखो जमी हुई है बर्फ से, ठंडा इलाका है। आगे बढ़ते हैं। पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कई बार पश्मीना शॉल से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो ये जो बकरियां पालते हैं चांगपा, तो इन्हीं के बालों से बनती है दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन। और जगह जितनी ठंडी और ऊंची होगी, इन बकरियों के बाल उतने ही ज्यादा नरम होंगे। यानी जितनी ऊंचाई पर बकरियों को पाला जाएगा, इसके बाल उतने ही नरम और पतले होंगे। इस बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के 1 बाल के ही मोटाई के बराबर होंगे। यानी अपना 1 बाल ले लीजिए और इस बकरी के 6 बाल बराबर होंगे, इतना पतला इस बकरी का बाल होता है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है और ये शॉल बहुत पतली होती है। अब इस बकरी के बालों से जो ऊन बनती है उसी से ये शॉल बुनी जाती है और इसीलिए ये इतनी पतली होती है। लेकिन ये 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस शॉल की बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। तो आप मान के चलिए कि 250 घंटे जब बुनाई करेगा एक बुनकर, तब एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होगा। तो तभी ये महंगे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों की विशेषताएं, अब इसी में हमें पढ़नी थी घरों की विशेषताएं। लद्दाख के साथ साथ अन्य राज्यों के घरों की विशेषताएं भी हमें पढ़नी है और एक प्रश्न आपको घरों से संबंधित जरूर मिलेगा। चलिए देख लीजिए। लद्दाख में घर 2 मंजिला बनाए जाते हैं। घर पत्थरों से बने होते हैं, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती हैं तथा फर्श और छत लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो दीवारें जो हैं पत्थरों से बनी हैं, मिट्टी और चूने से पुताई की गई है, दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती हैं और फर्श और छत लकड़ी के बनाए जाते हैं। ऊपर वाली मंजिल पर परिवार के सभी सदस्य रहते हैं और निचली मंजिल में जानवरों और जरूरी सामान रखा जाता है। जब अधिक सर्दी होती है तो परिवार के सभी सदस्य भी नीचे की मंजिल में रहने चले आते हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती और ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं। तो दिमाग में आपको एक चित्र आपने कल्पना की होगी कि इस तरीके का घर होगा। चलिए आपको दिखाते हैं। इस तरीके से देख लीजिए। ये मोटी मोटी दीवारें हैं पत्थर की, इनके ऊपर चूने से पुताई भी की गई है। मोटी मिट्टी की इंसुलेशन, छोटे खिड़कियां गर्मी प्रतिधारण, यानी कि ऊपर खिड़कियां हैं लेकिन नीचे कोई खिड़की नहीं है। नीचे जानवरों को और जरूरी सामान रखा जाता है। ऊपर जाने के लिए ये लकड़ी की सीढ़ी है। फर्श और छत भी लकड़ी के बने हुए हैं और ये छत भी इस तरीके से समतल रखते हैं ताकि जो जरूरी सामान है वह सुखाया जा सके। तो ये भी आपको
याद रखना है। पहली मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये लद्दाख के घर का एक चित्र मैंने यहाँ पर दर्शाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर का घर। तो श्रीनगर में लोग पहाड़ पर, पानी पर और तरह तरह के घरों में रहते हैं। तो श्रीनगर में लोग पहाड़ पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, तरह तरह के घर बनाते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई लगभग 8-9 फुट होती है। तो श्रीनगर में हाउस बोट में भी लोग घूमते हैं, टूरिस्ट आते हैं, हाउस बोट का आनंद लेते हैं। 80 फीट तक ये लंबे होते हैं और बीच में चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हाउस बोट और डोंगे। एक श्रीनगर का चित्र मैंने यहाँ पर दर्शाया है, कितना बढ़िया लग रहा है। आगे लिखा है हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन होता है, खत्म बंद, जो जिगसा पजल जैसा दिखता है। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में डोंगे तैरते रहते हैं। इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं और इनके कमरे भी अलग अलग होते हैं। तो डोंगे भी बड़े बड़े होते हैं, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई थोड़ी कम होती है और अलग अलग कमरे भी होते हैं। लोग डोंगे में ही रहते हैं, कई परिवार रहते हैं, कमरे भी इनके अलग अलग होते हैं। यहाँ के पुराने घरों में जालीदार खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिन्हें डब कहते हैं। घरों के दरवाजों, खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। तो ये कुछ पुराने घर यहाँ दर्शाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उभरी हुई जो खिड़कियां हैं बाहर की तरफ, इन्हें कहा जाता है डब। मेहराब भी आप देखेंगे इस तरीके से बने होते हैं। चलिए एक चित्र दर्शाया है यहाँ पर श्रीनगर का। अब आगे बढ़ते हैं मनाली के घर। जितने भी घरों की विशेषताएं हैं इसी लेसन में आपको पढ़नी है। तो मनाली में कैसे घर बनते हैं, तो यहाँ आमतौर पर घर लकड़ी या पत्थर के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है और यहाँ ठंड अधिक होती है, बर्फबारी भी हो जाती है। तो इस तरीके से पत्थर की दीवारें बना ली जाती हैं, छत, और ये आप देखेंगे रेलिंग वगैरह ये लकड़ी की बनी हुई है। तो पत्थर और लकड़ी के घर यहाँ पर बनाए जाते हैं। कौन कौन भाई मनाली होकर आया है कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर मैं नहीं गई अभी तक कहीं पर मनाली वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पारंपरिक मनाली का घर देख सकते हैं, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लकड़ी आपको दिखाई दे रही है, कहाँ कहाँ पर लकड़ी लगी हुई है और कहाँ कहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। तो ये मनाली का पारंपरिक घर है। इसी तरीके से घर बनाए जाते हैं। पहाड़ी इलाका है, सर्दी बहुत अधिक होती है और बर्फबारी भी यहाँ पर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम। असम के बारे में याद रखिए, अभी असम में बाढ़ बहुत आई हुई है और बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हुआ है। लोग परेशान हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। तो असम में मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये जो इलाका है, जो राज्य है, यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बारिश के दौरान बाढ़ भी आ जाती है। तो बाढ़ का पानी घर के अंदर नहीं आता, इसीलिए 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मकान ये लोग बनाते हैं। घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं और घर के भीतरी भाग भी लकड़ी के बने होते हैं। छतें पेड़ के तनों से तिरछी यानी ढालू बनाई जाती हैं। तो पेड़ के तने काट काट कर छतें बनाई जाती हैं ढालू, ताकि पानी ना रुके, पानी न जमीन में गिर जाए, और घर पूरे लकड़ी के ही बनाए जाते हैं जमीन से ऊंचाई पर। इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये लोग घर बनाते हैं। असम में पानी बहुत बरसता है, वहां पर बाढ़ भी आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान। तो राजस्थान के घर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो राजस्थान में घर मिट्टी के बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की गर्मी अंदर प्रवेश ना करे और घर ठंडा रहे। घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। अब आप कहेंगे कि जयपुर जैसे शहर में कहाँ ऐसे मिट्टी के घर हैं। तो भाई बड़े शहरों की बात यहाँ नहीं हो रही है। राजस्थान में अभी भी कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां बहुत गर्मी होती है, रेत है चारों तरफ, तो वहां इसी तरीके के घर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बारिश कम होती है वहां, तो इसीलिए ये लोग मिट्टी की मोटी दीवारों वाले घर बना लेते हैं और झाड़ियां, जो कटीली झाड़ियां होती हैं, उनकी छत बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इग्लू। तो एस्किमो अपने घर बर्फ से बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। इस तरीके से तो घरों की इतनी विशेषताएं आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो महानगर हैं वहां पर बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको याद रखना है कि बहुमंजिला इमारतें महानगरों में देखने के लिए मिलती हैं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली है, मुंबई है,
इस तरीके के जो भारत के बड़े बड़े शहर हैं वहां बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है पाठ 14, जब धरती कांपी। तो जब धरती कांपी, तो कांपना यानी कि भूकंप की बात हो रही है। धरती और कांपी तो इकट्ठा कह दिया जाता है भूकंप। भू माने धरती और कंप माने कांपना। तो भूकंप की बात हो रही है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात राज्य में एक विध्वंसक भूकंप आया जिसने कच्छ, भुज और अहमदाबाद जैसे इलाकों को तहस नहस कर दिया। तो बात है 26 जनवरी 2001 की। गुजरात राज्य में एक भूकंप आया इतना भयानक कि कच्छ, भुज और अहमदाबाद जैसे जो इलाके थे वो तहस नहस हो गई। करीब 3 मिनट तक धरती डोलती रही और देखते ही देखते कच्छ और भुज मलबे में तब्दील हो गए। तो 3 मिनट तक जब धरती कांपती रहेगी तो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो सब ढह गईं। तो कच्छ और भुज इन 3 मिनट में ही मलबे में तब्दील हो गई। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में बड़ा भूकंप आया था। तो यहाँ 8 अक्टूबर 2005 की बात हो रही है। उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार शहरों में भी बड़ा भूकंप आया था। अब भूकंप क्या होता है? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसके भीतर जो गड़बड़ होती है उसके कारण भूकंप उत्पन्न होता है। विशाल भूकंप भवनों, पुलों, बांधों और लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन और सुनामी आ सकती है। तो भूकंप से बहुत नुकसान होता है। भूकंप से सुनामी भी आ सकती है, भूस्खलन हो सकता है, भूकंप से बाढ़ आ सकती है और जो बड़े बड़े भवन हैं, पुल हैं, बांध हैं, ये ढह जाते हैं। भूपर्पटी एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। एक दूसरे से रगड़ और टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इसी के कारण विक्षोभ उत्पन्न होता है और यह विक्षोभ भूकंप के रूप में पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है। भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो पृथ्वी जो है, भूपर्पटी जो है एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में है और प्रत्येक टुकड़ा प्लेट कहलाता है और ये निरंतर गतिमान रहती हैं और एक दूसरे से रगड़ और टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, एक ऊपर आ जाती है, एक नीचे चली जाती है और विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। और भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त करते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्र के द्वारा भी मैंने दर्शाया है भूकंप के विनाशकारी प्रभाव। ये इमारतें ढह जाती हैं, इस तरीके से ये मलबे में तब्दील हो जाती हैं बड़ी बड़ी इमारतें। यहाँ पर ये आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। भूपर्पटी जो है ये निरंतर प्लेटें गतिमान रहती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। तो जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वह सतह पर दिखाई देता है भूकंप के रूप में। और भूकंप की शक्ति का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। तो ये रिएक्टर पैमाना भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूकंप से बचाव। भूकंप के बारे में जान लिया, नुकसान भी जान लिए, लेकिन इससे बचाव तो हम कर ही सकते हैं। जब कभी भी भूकंप आ जाता है तो हमें किस तरीके से बचाव करना है, वो बचाव आपको याद रखने हैं। क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। तो यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें ताकि कोई भारी वस्तु आपके सर पर ना गिरे और जब तक झटके ना रुकें तब तक आप वहीं रहें। ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहें क्योंकि ये आप पर गिर सकती हैं। और यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। तो बिस्तर पे हैं तो उठना नहीं है, अपने सर को बचा लीजिए तकिए से। और यदि आप बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों और ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें और धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। तो यदि आप घर से बाहर हैं तो ऐसी जगह देखिए, ना तो आपके ऊपर बिजली का तार होना चाहिए, कोई खंबा नहीं होना चाहिए, बिजली का पोल आपके पास, वृक्ष भी नहीं होने चाहिए और किसी खुले स्थान पर आप जमीन में लेट जाएं। और यदि कार अथवा बस में हैं तो उसके ही अंदर रहें, बाहर ना निकलें। भूकंप लेखी के बारे में याद रखना है। तो भूकंपी तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक तीव्रता के भूकंप को खतरनाक भूकंप माना जाता है। यानी रिएक्टर पैमाने पर यदि भूकंप की तीव्रता 7 से अधिक है तो ये भूकंप बहुत विनाशकारी माना जाता है।
अब चित्र के माध्यम से आप समझेंगे भूकंप से बचाव। तो यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे चले जाएं, ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहें और बिस्तर पर हैं तो तकिए से अपने सिर का बचाव करें। और यदि आप बाहर हैं तो बिजली के पोल, बिजली की लाइनें, पेड़, वृक्षों से दूर आप किसी खुले स्थान पर इस तरीके से लेट सकते हैं। और कार या बस में हैं तो वहीं पर रहें। ये आप भूकंप लेखी भी देख लीजिए। भूकंपी तरंगों को भूकंप लेखी उपकरण से रिकॉर्ड किया जाता है। ये है भूकंप लेखी उपकरण। और रिएक्टर पैमाने से 7 से अधिक जो तीव्रता के भूकंप होते हैं वो खतरनाक होते हैं। और सुनामी प्रवण क्षेत्रों को विशिष्ट भूकंप लेखी चेताता है, यानी सावधान करता है। तो ये आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाठ 15 है तो इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऐसा करते हैं, इसी में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा लेसन है। तो पाठ 15 है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ 15 है उसी से ठंडा उसी से गर्म। छोटे छोटे लेसन हैं तो इसीलिए मैंने 12, 13, 14, 15 4 लेसन एक वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो पाठ 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझाना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इस चित्र में आप इन्हें देख सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनके राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म ये जो कहानी है ये किसके द्वारा रचित है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा। ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उसी से ठंडा यानी कि हल्की फूंक मारकर ठंडी हवा, यानी हम क्या करते हैं जब चाय गर्म होती है तो हम हल्की सी फूंक मारते हैं। जब आप ठंडी हवा बाहर छोड़ते हैं तो यह आसपास की हवा से ठंडी हो जाती है। गर्म वस्तुओं को ठंडा करना, यानी मुंह से हम फूंक कर चाय को ठंडा कर लेते हैं। अब उसी से गर्म का क्या मतलब है? गहरी सांस भर कर गर्म हवा। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो यह शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है और ठंड में शरीर को गर्माहट भी देती है। और हाथ ठंडे हो जाते हैं तो उनमें फूंक मारकर हम हाथों को गर्म करने का प्रयास करते हैं सर्दियों में। तो यही समझाया गया है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो इतना ही इस लेसन में आपको पढ़ना था। तो आज 4 लेसन मैंने कंप्लीट पढ़ाए हैं आपको। लेसन 12, 13, 14 और 15, यानी 12, 13, 14 और 15। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2 वीडियो और आएंगी और आपका ईवीएस कंप्लीट, फिर आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। और पेपर 2 के लिए एसएसटी को सीधा एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट हो गया है, क्लास 7 की बुक भी आधी पढ़ गई है। तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए यदि आपका पेपर 2 में एसएसटी विषय है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।